हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। आज का वीडियो बेस्ड है ओम्स लॉ पर। ओम्स, जिनका कि पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स, और ये एक जर्मन फिजिस्ट थे जिन्होंने 1826 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किसी कंडक्टर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करा करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट को मेजर किया और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन को स्थापित किया जो कि ओम्स लॉ के नाम से प्रचलित है और जिसको कि हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो देखिए वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया, पहले हम उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लिया, एक्स और वाई एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को 4 बैटरी या 4 सेल से उन्हें कनेक्ट किया। तो हर एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, और इस रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है उसको एक एमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है। एमीटर जो कि करंट को मेजर किया करता है। देखिए एमीटर को जो है, एमीटर जो करंट को मेजर करता है उसको हमेशा किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और उसके साथ एक की को कनेक्ट किया गया है, और इस वायर का जो दूसरा एंड है उसको फ्री रखा गया है ताकि हम उसको अलग अलग पॉइंट पर इस अलग अलग सेल से कनेक्ट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करा सके, पोटेंशियल डिफरेंस को हम चेंज करा सकते। तो उन्होंने, यानी कि मान लीजिए कि हम इसको अगर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में सिर्फ इसी सेल से करंट फ्लो करेगा और उसका पोटेंशियल, जो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इस सेल से हमको मिलेगी वह V के बराबर होगी। फिर अगर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस सर्किट में 2 सेल कनेक्ट हो जाएगा और 2 सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2V के बराबर, यानी कि पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस अब बढ़ जाएगा और 2V हो जाएगा। अब अगर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 3V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें 3 सेल कनेक्ट हो जाएगा और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट का इंक्रीज कर जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ से कनेक्ट करें तो पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 4V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तब पूरा जो सर्किट है हमारा वो 4 सेल से कनेक्ट हो जाएगा और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी वो 4V के बराबर होगी। तो इस तरीके से 1 सेल को, 2 सेल को, 3 सेल को और 4 सेल को कनेक्ट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। अब इस XY रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया गया है। यह वोल्टमीटर जो है इसका पॉजिटिव एंड जो है X की तरफ रहेगा और इसका नेगेटिव एंड जो है Y की तरफ होगा, और एमीटर का पॉजिटिव एंड इस तरफ रहेगा और इसका पॉजिटिव एंड जो है XY की तरफ और इसका नेगेटिव एंड दूसरी तरफ। और इसको एक कनेक्ट किया गया है की से। की इसलिए लिया गया है ताकि हम अपने इच्छानुसार जब भी सर्किट को ओपन या क्लोज करना चाहें तो ओपन और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेजिस्टर लिया गया है उस रेजिस्टर का जो मटेरियल होती है वो एक एलॉय होती है। तो इस रेजिस्टर को नाइक्रोम का ये रेजिस्टर होता है। नाइक्रोम जो कि निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और Fe, ये 4 मटेरियल से मिलकर के ये एलॉय बना होता है। देखिए इस क्रोमियम एलॉय लेने का मतलब ये है कि इस रेजिस्टर क्रोमियम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है और इस पर टेम्परेचर का कोई ख़ास असर नहीं होता है। इसीलिए रेजिस्टर वायर जो होते हैं वो एक एलॉय का ही बनता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अब एक्सपेरिमेंट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पोटेंशियल एक सेल को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद दूसरे सेल को कनेक्ट किया जाता है, फिर तीसरे सेल को कनेक्ट करते हैं और फिर लास्ट में चौथे सेल को कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल को हम कनेक्ट करके पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करते चलते हैं और
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स और वाई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं, तथा साथ ही साथ इस एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। तो इसके लिए एक टेबल सपोज कर लीजिए कि एक टेबल बनाते हैं। टेबल में पहला जो है कॉलम है वो सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है आपका पोटेंशियल डिफरेंस V का, जो कि वोल्ट में मेजर किया जाता है, और जो तीसरा कॉलम है वो है करंट, I का, जो कि एम्पियर में मेजर करते हैं। और जो फोर्थ कॉलम है उसमें इस V अपॉन I की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। तो सपोज़ करिए कि जब हमने यहाँ पर एक सेल को कनेक्ट किया है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है V की जो वैल्यू है वह मान लीजिए कि V1 है, और करंट की जो वैल्यू हमने एमीटर से चेक किया तो हमको करंट की वैल्यू हमको I1 मिला, और यहाँ पर हमने रेशियो निकाला V1 अपॉन I1। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया, इस वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो हमारा 2 सेल इस सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। तो 2 सेल के कनेक्ट होने से ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अब मान लीजिए कि 2 सेल को कनेक्ट करने पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आया V2, और एमीटर से जब हमने करंट चेक किया तो हमको करंट मिला सपोज करिए I2, और फिर हमने V2 अपॉन I2 को मेजर किया। फिर इसी तरीके से हमने तीसरे सेल को कनेक्ट किया, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस तब हमारा मान लीजिए सपोज करिए कि V3 हो गया, और करंट की वैल्यू जो है अब I3 हो गई, और फिर हमने V3 अपॉन I3 को कैलकुलेट किया। फिर इसके बाद अब 1, 2, 3 और 4 चारों सेल को हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ से कनेक्ट करके इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट करके जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा चारों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में अप्लाई हो जाएगा, और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए कि चारों सेल कनेक्ट करने पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V4 हो जाता है, और हम यहाँ से जब एमीटर से करंट को चेक करते हैं तो हमको करंट की वैल्यू मिलती है I4, और इस तरीके से फिर हमने V4 और I4 को मेजर कर लिया। तो जब हमने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जब अलग अलग करंट को मेजर किया, और फिर सबके लिए हमने V और I का जो रेशियो कैलकुलेट किया, तो एक चीज़ हमको यहाँ पे हमें मिलेगा वो ये होगा कि V और I का जो रेशियो इन चारों सेट ऑफ जो वैल्यूज़ हैं, V और I का जो वैल्यूज़ है चारों सेट के लिए, V अपॉन I को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि V और I का जो अपॉन I की जो वैल्यू है वो सभी सेट ऑफ V और I के लिए वो कांस्टेंट होती है, यानी कि V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू V3 अपॉन I3 इज इक्वल्स टू V4 अपॉन I4। और ये जो वैल्यू है V अपॉन I1, V2 अपॉन I2, V3 अपॉन I3, V4 अपॉन I4, ये सभी के लिए ये एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, यानी कि V अपॉन I की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। अब इसी कांस्टेंट को जो है रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस है। दिस कांस्टेंट
value is called resistance of the conductor. And it is represented by R. तो इस प्रकार V अपॉन I की जो वैल्यू हुई, कांस्टेंट की वैल्यू को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V अपॉन I इज इक्वल्स टू ये R हो जाएगा। और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, V अपॉन V इज इक्वल्स टू I इंटू R, या फिर V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो यहीं से ओम्स ने अपना एक रूल बताया कि ओम्स ने ये कहा कि किसी भी कंडक्टर का अगर फिज़िकल और उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो उसके अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट जो है उसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इफ़, तो यहाँ पर हमको ओम्स लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ इस तरीके से है कि इफ़ ऑल फिजिकल कंडीशंस and temperature of the conductor remains constant, that is same, then current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. If all physical conditions and temperature of the conductor remains constant, that is same, then current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. तो ओम्स ने इसी आधार पर V प्रोपोर्शनल टू I पर अपना लॉ प्रस्तुत किया, जो कि इस प्रकार है। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते वक्त एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा टेम्परेचर जो है इस रेजिस्टर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम रीडिंग को लें, यानी कि V और I को की रीडिंग, V को इस वोल्टमीटर से और I को इस एमीटर से जब हम इसको यहाँ पे रीडिंग को लें तो तभी इस की को ऑन करें, और नहीं तो हम इस की को ऑफ में रखें, क्योंकि करंट अगर बहुत देर तक इस सर्किट में फ़्लो करता रहेगा तो इसका इस जो वायर है, इस वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा। वायर के टेम्परेचर बढ़ने से
क्या होगा कि ये ओम्स लॉ को फिर फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऑल फिज़िकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर, ये जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए और तभी ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। चलिए अब अगर हम इस V और I का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा कि दो एक्सिस हमें लेना पड़ेगी। एक एक्सिस जो है x एक्सिस और दूसरा है y एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको x एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको y एक्सिस कहा जाता है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम I यानी कि करंट को रिप्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस पर V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉ करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो अगर V वर्सेस I को अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें, सारे V1 I1 V2 I2 V3 I3 V4 I4 इनको अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो हमको जो है एक इसका जो ग्राफ है V वर्सेस I का जो ग्राफ है वो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब ही है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन O से होकर के पास होता है। तो ओरिजिन O से पास होने का मतलब है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट की वैल्यू भी 0 होगी। अब यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इस ग्राफ से अगर हमको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है, प्रैक्टिकल में जो ओम्स लॉ को वेरीफाई कराते हैं प्रैक्टिकल में, तो उसमें इस ग्राफ से क्या होता है कि रेजिस्टेंस को फाइंड करना होता है, रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो इस ग्राफ में अलग अलग पॉइंट के लिए V1 I1 V2 I2 V3 I3 V4 I4 को पहले प्लॉट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट है सपोज A और दूसरा पॉइंट है B। दोनों पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। A से हमने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लीजिए कि ये है आपका M पॉइंट और ये है N पॉइंट। उसी तरीके से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए कि ये है पॉइंट P और यहाँ पर है पॉइंट Q। फिर A से इस BN पर परपेंडिकुलर पॉइंट, यहाँ से BN पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज कर लिए ये है C। तो A से लेके C तक की जो वैल्यू है ये हो जाएगा डेल्टा I, और B से C तक की जो वैल्यू होगी ये होगी डेल्टा V। अब डेल्टा V अपॉन डेल्टा I की हम वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा V और अपॉन डेल्टा I। तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा V जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय BC, सो यहाँ पे डेल्टा V को हम लोग BC लिखेंगे, और डेल्टा I की जो वैल्यू है वो ग्राफ से हमको AC मिलेगा, तो AC हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो ये एक राइट एंगल ABC, चूँकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और सपोज करिए कि एंगल BAC, यहाँ पे एंगल है थीटा, तो यहाँ पे BC अपॉन AC जो होती है ये किसी भी राइट एंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होती है इसको स्लोप कहते हैं, स्लोप। स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये जो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगी तो V अपॉन I, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, तो यही जो है आपका रेजिस्टेंस होगा, यानी कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा I की जो वैल्यू होगी वह R के बराबर होगा। तो आपने देखा कि हम स्लोप निकाल करके, इस ग्राफ का स्लोप निकाल करके हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि अगर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि आपको एक इस तरीके से दो कंडक्टर, एक सपोज़ कर लीजिए ए है और दूसरे कंडक्टर का ग्राफ है बी है, तो चूँकि बी का जो है स्लोप वो ज़्यादा है, स्लोप ऑफ बी, इधर आपका आई है और इधर आपका वी है, तो चूँकि स्लोप ऑफ बी इज़ ग्रेटर दैन स्लोप ऑफ ए, तो रेजिस्टेंस ऑफ B is greater than resistance of A। तो अगर किसी भी V वर्सेस I ग्राफ में अगर किसी भी दो कंडक्टर का अगर ग्राफ दिया हो और उसमें से जिसका भी स्लोप ज़्यादा होगा उसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे चूँकि B का स्लोप A के स्लोप से ज़्यादा है तो इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ B जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ A से ज़्यादा होगी। B कंडक्टर का रेजिस्टेंस A कंडक्टर के रेजिस्टेंस से B कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और A कंडक्टर का रेजिस्टेंस B से कम होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि V वर्सेस I, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर R की वैल्यू हम निकालें, I इक्वल्स टू निकालें, अगर हम यहाँ से I की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R, यानी कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें से करंट कम फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू, सर्किट में करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को जिस तरीके से अगर हमने सेल, अलग अलग सेल को यूज़ करके किया है, तो इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग सेल यूज़ ना करके इसके जगह पर हम एक ऐसा रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस R यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करके भी करंट को हम चेंज कर सकते हैं, और जब करंट चेंज हो जाएगा तो I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B हो जाएगा। करंट चेंज होने पर V जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अलग अलग 4 सेल को जैसे अलग अलग यूज़ करके हमने पोटेंशियल V को चेंज किया है, उस तरीके से हम यहाँ पर एक रियोस्टेट को, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो हम यहाँ पर एक रियोस्टेट को यूज़ करके भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। रियोस्टेट या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स, तो दोनों ही का काम होता है कि रेजिस्टेंस को चेंज कराना। तो हम रेजिस्टेंस को चेंज करा करके, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज़ करके भी हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन, थैंक यू।